everyone. Welcome to Supreme 60 online classes. This is भूपेन सिंह। देखो बेटा, मैं पढ़ा रहा था आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड सेकंड चैप्टर, और हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में मैंने फिनिश कर दिया है आपका हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, हाइड्रोजन का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में आर्थो पैरा हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, नेशेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था। अब मुझे करना है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। बेटा इसी में आता है कि टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, कितने टाइप की हाइड्राइड बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड में पहला हमको पढ़ना है आयनिक हाइड्राइड, या आयनिक का ही दूसरा नाम है सैलाइन, साल्ट लाइक। सैलाइन का मतलब जानते हो, जिसमें नमक हो, साल्ट हो, तो आयनिक, सैलाइन या फिर साल्ट लाइक हाइड्राइड इसको बोलते हैं। कोई भी नाम ले लो आप, इसका सारे का एक ही मीनिंग है। जितने यस ब्लॉक के हैं वो सारे आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, या साल्ट लाइक, हाँ, सैलाइन या साल्ट लाइक हाइड्राइड बनाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे हाइड्राइड आयनिक हैं। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम छोड़ देना है बेटा, ये कोवेलेंट हाइड्राइड है। शुरू से भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी इसके कि बेरिलियम, मैग्नीशियम के कोवेलेंट हाइड्राइड बनते हैं। बाकी यस ब्लॉक पूरा जो है आयनिक बनाता है। ठीक है, यस ब्लॉक पूरा यानी फर्स्ट सेकंड डे पूरा बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सारे के सारे साल्ट लाइक हाइड्राइड्स हैं। हाइड्राइड्स एस ब्लॉक के आयनिक हैं, सैलाइन हैं। ठीक है, दो को छोड़ना है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, और बाई नेचर तो हाइड्राइड आयनिक ही बनता है, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर इनका बढ़ जाता है, इसलिए फिर हम इनको आयनिक नहीं कह सकते। ठीक है, और कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह का आर्डर। देखिए बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो हाइड्राइड का आर्डर है वो इस फार्मूले से हम सब निकालते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे स्टेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, साइज बढ़ने से। देखिए, सीजियम प्लस का साइज ज़्यादा है, Li प्लस का साइज छोटा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे इसमें भी है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम में कैल्शियम हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल। तो ये जो मैंने बनाया है ये दोनों में एक्चुअली आर्डर है स्टेबिलिटी का, चाहे ये हो, दोनों स्टेबिलिटी के आर्डर दिखा रहे हैं। मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड वही होगा जिसमें कैटायन का साइज छोटा हो। ठीक है, तो इस फंडे से हमने निकाला है। देखिए, जब साइज छोटा होता है ना, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, डिस्टेंस कम होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Li प्लस, और ये चूँकि आयनिक है तो आयन्स का ही मतलब है यहाँ पे, आयनिक का मतलब आयन बने। तो जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे और छोटे छोटे होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर साइज बढ़ जाता है तो वही चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, वो पूरे जो है जो आपका गोला होगा, स्फीयर होगा, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक कूलाम चार्ज अगर आप देखें Li के पास है, Li प्लस, तो एक कूलाम चार्ज छोटी साइज की वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और सीजियम के पास भी एक कूलाम है, लेकिन उसका साइज बड़ा है, तो उसकी जो एरिया है, एरिया ऑफ डिस्पर्सन जो चार्ज का होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब बस ये है कि जब उसका डेंस होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है चार्ज, तो ज़्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। लेकिन वही चार्ज पूरी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इधर उधर फैल गई, तो वो वीक हो जाता है, फिर उतना अट्रैक्शन पावर नहीं रहेगा और फिर उतनी स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो उसका बेसिकली जो रीजन ये है, कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्या है कि कैटायन की साइज से इन्वर्सली होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसका रीजन बस ये है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो जो है वीक होते जाता है। अगर छोटी साइज है तो इफेक्टिव होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, और क्योंकि मैग्नीट्यूड भी या तो बढ़ाओ, आप साइज बढ़ा रहे हो तो मैग्नीट्यूड आप बढ़ाओगे नहीं चार्ज का, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे नहीं, साइज बढ़ाओगे तो वीक नहीं हो जाएगा। आप बताओ, किसी को खाना दे रहे हो तो क्या चींटी को भी वही दोगे, हाथी को भी वही दोगे? तो हाथी का तो पेट नहीं भरेगा, चींटी का भर जाएगा उतने नहीं। तो वही सेम यही है, Li प्लस का जो है साइज छोटा है, चार्ज वही है, तो अच्छा अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन सीजियम में भी चार्ज वही है, साइज बड़ा है, तो वो फिर वीक हो जा रहा है। ठीक, तो इस वजह से स्टेबिलिटी हम लिख लेते हैं साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली होगा। आइए बेटा देखते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, या फिर दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड।
और हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एग्जाम्पल है इसका। जितने भी पी ब्लॉक हैं यानी 6 ग्रुप इसके ही मेंबर होते हैं। 6 ग्रुप में एक तो बनाता ही ना नोबल गैस इनर्ट, जो है इनर्ट ग्रुप या नोबल गैसेज जो बोलते हैं इनर्ट गैसेज, वो तो बनाता नहीं है, स्टेबल होता है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो 5 जो हैं वो बनाते हैं और उनके सारे के हाइड्राइड जो है वो कोएलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में आते हैं। ठीक है, आइए जरा देखें पी ब्लॉक के। तो इनको डिवाइड किया है 3 पार्ट में इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे। इलेक्ट्रॉन की अगर डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड कर दिया, और अगर एक्सेस में है तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कर दिया, और अगर ना ज़्यादा है ना कम है यानी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कर दिया है बेटा। ठीक है, तो 3 टाइप के हाइड्राइड्स हमने बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर डिफिशियंट है तो डिफिशियंट हाइड्राइड, बराबर है ना ज़्यादा ना कम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। लुईस एसिड बिकॉज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी है तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेंगे, कहीं से भी मिल जाएगा, और एक्सेप्ट करेंगे तो लुईस एसिड काम करेंगे। ये लुईस एसिड ब्रैकेट में शॉर्ट में इसका BH3 होता है, बोरान हाइड्राइड इसको बोलते हो आप, और यही डाई बोरेन बना लेता है, डाइमेराइज हो जाता है। जो है सिंगल मोनोमर जो होता है इसका नहीं स्टेबल हो पाता तो डाइमर हो जाता है, डाइमेराइज, और B2H6 बना लेता है। ठीक, क्यों? क्योंकि बोरान एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसे B2H6 पॉसिबल है इसका। ओके, फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज पे। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 के होते हैं। इनका कहीं भी लुईस एसिड और बेस नहीं होगा क्योंकि ना इनके पास ज़्यादा है ना कम है, दोनों बातें हैं। मीथेन CH4 इसका गुड एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं। 14 में कार्बन फैमिली बोलते हैं 14 को, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे मेंबर हैं इसके। फिर आते हैं हम सब रिच वाले पे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स 15, 16 और 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स बोलते हैं, यानी नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हाइलोजेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच टाइप के हाइड्राइड से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये जब रिच हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, जिनके पास जो है ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है उनको दे सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर। इस वजह से इनको हम लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली में NH3, ऑक्सीजन से H2O और HF हो जाएगा फ्लोरीन से हाइलोजन में पहले मेंबर का। तो अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, HF में फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है बेटा। ठीक है, तो सबके पास जो है कुछ ना कुछ अमाउंट है, बचा हुआ है, एक्सेस में है, ज़्यादा है। ठीक, तो इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया पी ब्लॉक को। आपका जो 18 ग्रुप है, 0 ग्रुप है, वो कोई बनाता ही नहीं, सबको पता है कि वो स्टेबल होते हैं, इसलिए कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट टाइप का हाइड्राइड। पहला जो पढ़ाया आपको आयनिक था, आयनिक या सैलाइन या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। अब तीसरा आता है बेटा मेटैलिक हाइड्राइड्स, उसको भी देख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया बेटा, आइए देखिए जरा। मेटैलिक या उसका नाम है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या फिर उसका नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो 3 नाम इसके भी हो गए हैं, मेटैलिक कहो या फिर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का क्या मीनिंग है? आप NCERT में मूल कॉन्सेप्ट में बेटा पढ़े होंगे, तो वहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, स्टाइकियो का मतलब होता है मेजरमेंट, समझ रहे हो आप, जो है मेजरमेंट करना है, लेकिन ये जो है होता है कि जो आपका होल नंबर हो, समझ रहे हो आप, होल नंबर में मेजरमेंट हो, 1 2 3 4 ये हो, डेसिमल में ना हो, तो उसको स्टाइकियोमेट्रिक बोलते हैं। अगर डेसिमल में आ गया तो उसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 1.73 इस टाइप का आ रहा है, तो इसलिए इसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक, और इंटरस्टिशियल का मतलब होता है, देखिए आपने सॉलिड स्टेट अगर नहीं पढ़ा है, सॉलिड स्टेट हम पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे ये बात कि जो वायर्ड होते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको बोलते हैं, चाहे वायर्ड बोलिए, क्योंकि जब पैकिंग होती है बेटा तो उसमें जो है गैप छूट जाता है, समझ रहे हैं आप। स्फेरिकल्स जो आप जो है क्यूब रखोगे, जो गोला रखते हो आप, तो कई गोला रखने के बाद बीच में जो जगह बन जाती है उसको हम बोलते हैं वायर्ड या इंटरस्टिशियल स्पेस। तो उस इंटरस्टिशियल उसी को बोलते हैं।
तो ये हाइड्राइड एक्चुअली बनते हैं कि उसमें छोटे छोटे कई पार्टिकल्स चले जाते हैं और पूरा पूरा नहीं जा पाते, नहीं तो ये होल नंबर में आता। तो इस वजह से ऐसे को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी नाम देते हैं। ठीक, ये सारे हाइड्राइड डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लोग बनाते हैं या इनके बनाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड्स ऑफ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एग्जाम्पल में टाइटेनियम हाइड्राइड है, 1.73 हाइड्रोजन लगा हुआ है, सीरियम के साथ 2.7, लैंथेनम ये 2.8 हाइड्रोजन इस टाइप के। ठीक है, ये टी से अगर आपको याद करना है तो हमारे पास एक जुगाड़ है बेटा। ठीक है, वो क्या है? टी आई कर दिया तुम्हारी सी और ला। ठीक है, तुम्हारी सी ला। हाइड्रोजन को याद रखना 1.7, 2.7, 2.8। ठीक, तो ये 2-3 एग्जाम्पल भी आपको याद रह सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ है मेटैलिक या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो ये 3 मेनली थे, समझ रहे हो आप, आयनिक, कोवेलेंट, मेटैलिक। ठीक, आइए एक नोट पॉइंट हमको यहाँ लिखना है। आइए बेटा देखते हैं, नोट में जो पॉइंट मुझे लिखाना है वो पहला नोट का पॉइंट ये है कि 7, 8, 9 ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्राइड ड्यू टू दिस रीजन ग्रुप 7, 8, 9 नोन एज हाइड्राइड गैप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 7, 8, 9 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, 7, 8, 9 ग्रुप मैं बोल रहा हूँ, इसमें 7 थे, एयर थे, ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। ए बी जो मॉडर्न में चल रहा है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आज की डेट में जो पढ़ रहे हैं उसमें जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, 7, 8, 9। तो 7, 8, 9 के जितने भी मेंबर हैं वो नहीं बनाते तो एक गैप हो गया जिसको हाइड्राइड गैप नाम दिया है। ये पूछा जाता है हाइड्राइड गैप कौन से लोग हैं, कौन से लोग क्यों बोला जाता है, कौन कौन से लोग नहीं बनाते हाइड्राइड्स, तो ये हैं। ठीक है, इसमें 9 एलिमेंट्स टोटल आते हैं, 3-3 का जो सेट होता है। जैसे पहले ट्रांजिशन ट्राइड्स बोलते थे, जब ये पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर्ड था तो यही डिस्कवर्ड थे सबसे पहले, तो इनको हम ट्रांजिशन ट्राइड्स बोला करते थे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले तक। तो ये वही है 7, 8, 9 और ये नहीं बनाता है। ठीक, याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं इनको, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रूथोनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये आपके 9 एलिमेंट्स हैं जो बेटा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नोट का पहला पॉइंट। नोट में एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे ट्राइटियम के लिए, जो कि आइसोटोप है हाइड्रोजन का। नोट का सेकंड पॉइंट देखिए, वेरी लो एबंडेंस परसेंटेज ऑफ ट्राइटियम इन नेचर इज ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिव नेचर। ट्राइटियम को पूछते हैं कि नेचर में जो परसेंटेज है बहुत लो है, उसका रीजन क्या है? तो सीधी सी बात है, रीजन है उसका रेडियो एक्टिविटी नेचर। रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो डिसइंटीग्रेट कैसे होता है इसकी रिएक्शन भी दिखाते हैं। तो 1T3 यानी ट्राइटियम हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया है 2He3 हीलियम में, और एक बीटा पार्टिकल्स निकाल दिया है। ठीक है, एक बीटा पार्टिकल्स इसमें रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इस वजह से ये इस तरीके से डिसइंटीग्रेट होता रहता है। और इसीलिए नेचर में ट्राइटियम का जो परसेंटेज है वो बहुत लो है, यानी 10⁻⁻15 परसेंटेज है। ये आपको दिखाया था मैंने जब डिफरेंस लिखाया था प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम में, तो वहीं पे ये पॉइंट होना चाहिए था, तो ये मिस हो गया था वहाँ, यहाँ पे हमने नोट के अंदर लिखा दिया। ठीक है, ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। ओके, आइए बेटा देखते हैं अब नेक्स्ट है हमारे पास हैवी हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम के बारे में कुछ पढ़ना है थोड़ा सा। और जैसे देखिए आप, लाइक हाइड्रोजन ड्यूटीरियम आल्सो फॉर्म मेनी कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड नेचर में उपलब्ध हैं वैसे ड्यूटीरियम के भी बनते हैं। कंपाउंड्स ऑफ ड्यूटीरियम नोन एज ड्यूटीरियो कंपाउंड्स, ड्यूटीरियम नहीं ड्यूटीरियो कंपाउंड्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये ड्यूटीरियो कंपाउंड्स। ठीक है, DCl नोन एज ड्यूटीरियम क्लोराइड। अगर ऐसा आप बोलोगे तो ये गलत बोल रहे हो आप, ड्यूटीरियम के प्लेस पे क्या बोलना है आपको, ड्यूटीरियो क्लोराइड, दिस इज करेक्ट, ड्यूटीरियो, लेकिन ये जो है ये गड़बड़ है, ड्यूटीरियम क्लोराइड नहीं होगा। D2SO4 है तो ड्यूटीरियो सल्फ्यूरिक एसिड बोलिए या ड्यूटीरियो सल्फेट बोलिए। ठीक है, ये है। यूज क्या है जरा देखते हैं, इसके यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, यूज खास करके यूज ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ये जरा ध्यान दीजिएगा।
यूज में देख लेते हैं, 2-3 यूज मैंने आपको बताया था। जैसे पहला यूज है एज ए बम्बार्डिंग एजेंट इन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस में एज ए बम्बार्डिंग एजेंट यूज करते हैं हम इसका ड्यूटीरियम का। बेटा देखिए ड्यूटीरियम है 1H2, इसको ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कराया गया। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब आप अटैक कराइए, ठीक है, किसी का जिसके कराना हो तो कराया, तो नाइट्रोजन बन गया 7N14 और एक हीलियम निकल गया, यानी अल्फा पार्टिकल्स निकल गया। हीलियम क्या होता है, इक्वल टू अल्फा। तो सोडियम था, इसके ऊपर ड्यूटीरियम डाला तो सोडियम बन गया, लेकिन उसका हो गया 11, सोडियम 24 हो गया। 23 एग्जैक्टली होता है जो नेचर में ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन 24 भी होता है, परसेंटेज कम है उसके। प्लस 1H1 प्रोटियम निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके एग्जाम्पल है इसके आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, जिसमें यूज होता है एज ए बम्बार्डिंग एजेंट ड्यूटीरियम। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में यूज होता है। और तीसरा है एज ए ट्रेसर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। ट्रेसर का मतलब होता है बेटा ट्रेस करना, और ट्रेस करने के लिए कुछ अलग चीज़ें डालनी पड़ती हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो बायोलॉजी में बहुत सारी साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं, जैसे पानी किधर से जाता है, पहले यही नहीं पता चलता था कि पानी रूट से जाता है कि स्टेम से जाता है, कि लीफ अपने आप नेचर से एयर से ले रही है। तो बाद में पता चला कि नहीं, जो है पानी जो है रूट से जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डाई डाला, एक डाई जो होती है रंजक जिसको बोलते हैं, कलर्ड डाई वहाँ पे यूज किया। तो जड़ से जब वो कलर डाई पहुँची लीफ तक, तो ये पता चल गया कि उसका क्या पाथ है, समझ रहे हैं आप। तो अगर ट्रैक करना था पाथ या ट्रेस करना था तो वहाँ पे डाई का यूज किया। तो वैसे कोई भी चीज़ ट्रेस करना है तो कुछ ना कुछ आपको उसके पीछे लगाना पड़ता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनके मैकेनिज्म को पता करने के लिए, कैसे कैसे वो रिएक्शन हो रही है, कितने स्टेप्स में हो रही है, वहाँ एज ए ट्रेसर यूज होता है ड्यूटीरियम। तो ये 2-3 यूज है बेटा, ठीक। आइए बेटा नेक्स्ट देखना है हमको, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर एंड हैवी वाटर। नॉर्मल और हैवी वाटर में क्या डिफरेंस है, जरा चेक करते हैं हम सब। देखिए प्रॉपर्टी H2O D2O ये मैंने एक बना लिया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, तो पहला है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है वाटर का 18 और हैवी वाले का 20। फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है, तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉर्मल वाटर का 0, और इसका हो जाएगा आपका 3.82 डिग्री सेल्सियस का। पॉइंट बेटा नॉर्मल वाटर का होता है, सबको पता है 100 सेल्सियस, और इसका हो जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैक्सिमम डेंसिटी जो नॉर्मल वाटर की होती है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर H2O एंड 11.5 डिग्री सेल्सियस फॉर D2O हैवी वाटर। pH वैल्यू की बात करें तो न्यूट्रल आता है pH, यानी H2O के लिए 7 हो जाता है, लेकिन D2O के लिए 7.35 होगा बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 82 होता है H2O के लिए, और 80.5 होता है D2O के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखना है हमको। और 1-2 बातें भी और लिखनी है, क्योंकि इसमें जगह कम पड़ गई थी, तो मैंने कहा पहले इसके बाद ऊपर लिखेंगे वो बातें। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें देखिए आप, D2O की ज़्यादा हैं नॉर्मल वाले से, नॉर्मल वाटर से हैवी वाटर की ज़्यादा आएगी। इसका 18 तो उसका 20, इसका 0 3.82, 100 101.4। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो नॉर्मल वाले का ज़्यादा है और हैवी वाले का कम है। तो ये नोटिस करना चाहिए हम सबको कि इसका जो है नॉर्मल का 82 है और हैवी वाले का 80.5 है, एज है, इसको हमको ध्यान रखना है। आइए 2 प्रॉपर्टी में और हमको ध्यान रखना है, और वो है रेशियो। नॉर्मल वाटर और हैवी वाटर के बीच में क्या रेशियो होता है, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये 2 और देखनी है बेटा। एक है रेशियो, 1000 नॉर्मल और 1 होगा ये,
मतलब 6000 बूंद में एक बूंद जाके आपको 6000 के बाद D2O का मिलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम होता है। तो 6000 इंटू 1 का रेशियो होता है हैवी, नॉर्मल और हैवी वाटर में। ऑफ फ्लाइट सॉल्युबल कहाँ होगा? हाई में ज़्यादा होगा, हैवी में हाई में ज़्यादा कह रहे हैं, नॉर्मल वाटर में हाई होगा और हैवी वाटर में लो होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा घुलता है H2O में, कम घुलता है D2O में। 6000 अगर H2O होगा तो एक जाके D2O होगा, और ये सारे पॉइंट। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं कई बार, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि क्या मेन डिफरेंस है नॉर्मल और हैवी वाटर में। देखो हैवी वाटर में क्या है कि हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ी चीज़ें जाननी है, वो हम बता दे रहे हैं आपको, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, ज़्यादा डिटेल में इसका नहीं पूछा जाता है। पहले मैंने आपको हैवी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम के बारे में बता दिया, वो हैवी वाटर की बात हो रही, थोड़ा कंफ्यूज मत होना है, मत होइएगा आप कि D2O और D हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों चीज़ें अलग अलग थी। तो D2O का, अब हैवी वाटर का मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, और जहाँ तक यूज इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप, तो ज़्यादातर यूज में ही आता है ये। तो हैवी वाटर D2O डिस्कवर्ड बाय यूरे। यूरे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था हैवी वाटर को। यूज इसके दो बता रहा हूँ आपको। पहला यूज है एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे न्यूट्रॉन को रोकने के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत ही निकलते हैं, अनलिमिटेड न्यूट्रॉन्स, तो वहाँ कैडमियम की रॉड यूज होती है, हैवी वाटर यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर, न्यूट्रॉन को रोक लेता है या मॉडरेट कर देता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर, पहला यूज। दूसरा एज ए ट्रेशर इन रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में एज ए ट्रेशर यूज करते हैं, H2O के प्लेस पे अगर D2O को लगा दो आप, तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जा रहा है वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट यूज थे। प्रिपरेशन इसका एक है, वही प्रिपरेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको हम बताता हूँ आपको क्या है। आइए देखते हैं। प्रिपरेशन का मैंने बताया ना आपको, एक मेथड है जो पूछा जाता है, पॉपुलर है, आता है, और वो है बेटा क्या, जरा देखिए इधर, प्रिपरेशन बाय टेलर, आयरिंग एंड फ्रॉस्ट मेथड। तो यही है टेलर, आयरिंग एंड फ्रॉस्ट। तीन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आता है टेलर, आयरिंग एंड फ्रॉस्ट मेथड से हम सब प्रिपेयर करते हैं। नाउ डेज हैवी वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। दूसरा पॉइंट, बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्कलाइन ऑर्डिनरी वाटर। कई बार क्वेश्चन आया कि हम जब हैवी वाटर बनाते हैं तो एसिडिक वाटर लेते हैं, ये बोल देंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं, बट एसिडिक वाटर, नॉर्मल वाटर, एल्कलाइन वाटर, कौन सा वाटर यूज करते हैं, तो आपको बताना है एल्कलाइन वाटर। ये ध्यान रखना है, एल्कलाइन ऑर्डिनरी वाटर, जो ऑर्डिनरी वाटर है उसमें थोड़ा सा बेस मिला दीजिए, एल्कली मिला दीजिए, वो हो जाए एल्कलाइन, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करिए। एसिडिक नहीं लेना है, ठीक है, एसिडिक लेंगे आप तो प्रॉब्लम होगी। तो ये क्वेश्चन भी अलग अलग आ गया है। 7 स्टेप्स में कंप्लीट होता है ये, कंप्लीटेड इन 7 स्टेप्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये भी अलग से पूछा गया है, कितने स्टेप में टेलर, आयरिंग, फ्रॉस्ट मेथड, हाउ मेनी स्टेप्स कंप्लीटेड, तो आंसर हो जाएगा 7 स्टेप्स। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस होती है, कंटिन्यू आप इलेक्ट्रोलिसिस करिए तो जाके आपको एल्कलाइन ऑर्डिनरी वाटर का तो आपको मिलेगा हैवी वाटर D2O। ठीक, तो इसको मैं, आप भूलिएगा मत, बस एकलौता मेथड है D2O बनाने का, और बस यही कुछ बातें थी जो D2O के लिए हमको पढ़नी है, ज़्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन यही है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, आइए ज़रा देखते हैं हम सब कुछ पॉइंट्स, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं वाटर के बारे में, चाहे वो D2O हो चाहे वो H2O हो, दोनों के बारे में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है पॉइंट्स, आके देख लेते हैं हम सब कि क्या है, कैसे है। ठीक है, ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए इधर। पहले तो हेडिंग डाल दिया, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर 1 है नॉर्मल वाटर H2O इज द ऑक्साइड ऑफ प्रोटियम एंड हैवी वाटर D2O इज द ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम। सबको पता है
कि जो नॉर्मल होता है वो प्रोटियम का होता है और जो हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। शेप क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये देखना है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का बी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप होता है। 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। बी शेप है इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं इसके पास, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये हमको याद रखना चाहिए। करेक्ट पूछिए तो 104.5 डिग्री, राउंड फिगर में बोलते हैं तो 105 डिग्री भी बोलते हैं इसका बॉन्ड एंगल। सेकंड पॉइंट है आपका H2O इज लिक्विड। H2O is liquid at room temperature due to the presence of hydrogen bonding. वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। while H2S is the gas due to the absence of hydrogen bonding. ठीक है, ये पूछते हैं कि सल्फर ऑक्सीजन दोनों एक ही फैमिली के हैं। पहले ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ऐसे है, उससे टीपो, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम ये एलिमेंट थे। तो ऑक्सीजन का बिहेवियर ऐसा है कि वो अपना ऑक्साइड यानी जो हाइड्राइड बनाता है वो H2O, वो आपका होता है बेटा लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, H2S हो जाता है गैस रूम टेम्परेचर पे। तो उसका रीजन पूछते हैं। तो H2O लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, लिक्विड स्टेट में एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है, दो टाइप का क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बाई, तो आएगा वाटर H2O, क्योंकि एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, 4 वाटर को आपस में जोड़ रहा है। ये बीच में देखिए मैंने एक वाटर बनाया है, इससे लगा हुआ पहला वाटर ये है, ये काउंटिंग कर लिया मैंने, दूसरा ये है, तीसरा ये है और फोर्थ वाला ये है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से 2 H2O लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन से लगे हुए हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन फॉर्म या कैपेबल टू फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा मैक्सिमम नंबर में बनाया गया हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। इसीलिए मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो उसका आंसर है वाटर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाई, तो फिर वहाँ फ्लोरीन का आएगा, HF का आएगा, ठीक है, जहाँ भी फ्लोरीन का टच होगा। बिकॉज फ्लोरीन ज़्यादा मीना टाइप का है, तो वहाँ पे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है, ठीक। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट्स पे आते हैं। हाँ बेटा देखें जरा, 3 पॉइंट हो गए थे, ठीक है। चल रहा है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वाटर में। 4th पॉइंट देखते हैं हम सब। इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल अरेंज इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, बट इन सॉलिड स्टेट यानी कि आइस वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हेक्सागोनल अरेंजमेंट, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर जब लिक्विड में होगा तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होगा। जैसे सॉलिड यानी आइस बनाएगा, आइस क्यूब जो होते हैं, तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट मैंने दिखाया है आपको बना के। फिर उसके बाद व्हेन 2 आइस क्यूब प्रेस ऑन ईच अदर देन दे कंबाइन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पूछते हैं कि आइस क्यूब को प्रेस कर दें तो एक आइस क्यूब बन जाता है, 2, 3, 4 जितने भी हैं, तो वो क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीजेज। On increasing pressure, melting point of solid is increases, but melting point of ice is decreases on increment in pressure. Ice का melting point घट जाता है प्रेशर बढ़ाने पर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? Because ice is less denser than liquid water. Ice is less denser than liquid water. तो ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 7th पॉइंट है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर। ये पूछते हैं सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, तो रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर प्योरेस्ट है। हाँ, कि ये कुछ लोग कहते हैं कि जो है पहला जो होता है बरसात, उसमें जो है एसिड रेन हो जाता है। तो वो एसिड रेन हो जाता है, उसका रीजन है पॉल्यूशन जो होता है, उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम है। बाकी जो प्योर वाटर आ रहा है ऊपर से वो प्योर है, ठीक है। मिक्सिंग कर देंगे आप तो इम्प्योरिटी हो जाएगी। एट ट्रिपल पॉइंट एक नया आ गया है यहाँ पे, इसको ध्यान देना है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। एट ए ट्रिपल पॉइंट वाटर एग्जिस्ट इन देयर
ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ट्रिपल पॉइंट अगर आ जाए तो उस पे वाटर में तीनों एक साथ मिलता है, तीनों, समझ रहे हैं आप, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट मिलेगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ पे। और ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, क्या उस पर चेंजेस क्या होते हैं, तो ट्रिपल पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, कंडीशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट आर 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन आर एंड 4.58 mm ऑफ एच प्रेशर। तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 mm ऑफ एच प्रेशर कर दीजिए तो ट्रिपल पॉइंट होता है ये। और इस स्टेट पे या इस पोजीशन पे वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की तरीके से बिहेव करेगा या मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपके 8 पॉइंट हो गए वाटर के जो हम सब कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी बचे हुए हैं 1-2 पॉइंट्स, तो वो डिस्कस करेंगे हम सब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।